शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो मणिपुर में हुए वायलेंस से रिलेटेड देखने वाले हैं। मणिपुर केस की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इस बार की जो सुनवाई है और इस बार जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, वो कुछ अलग टाइप से हमको देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है ऑल वुमेन पैनल। एक प्रकार से एक पैनल का, एक कमेटी का, एक समिति का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि देखरेख करेगी मणिपुर के केसेस को। इस कमेटी के द्वारा जो काम किए जाएंगे वो उसमें काम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले नंबर की बात यह है सुपरविज़न करना, दूसरे नंबर में इंटरवेंशन करना, मॉनिटरिंग का काम करना। ठीक है, जो रिलीफ का काम किया जा रहा है, जो रिलीफ मिलना चाहिए महिलाओं को, उस समुदाय को, इसके साथ साथ में रिहेबिलाइजेशन का काम होना चाहिए। ठीक है, कैसे करके हम उन लोगों का सेटलमेंट कर सकते हैं, कैसे करके उनको उनकी जो कहना चाहिए मुआवजा है वो कैसे करके दिला सकते हैं, वो टाइम टू टाइम पर मॉनिटरिंग का काम करेगी ये कमेटी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इट विल अपॉइंट रिटायर आईपीएस ऑफिसर दत्तात्रेय पदसालगीकर टू मॉनिटर द ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द वायलेंस। एक और चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं दत्तात्रेय पदसालगाईकर, ये मॉनिटर करेंगे ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को, जो भी केस रजिस्टर्ड किए गए थे वायलेंस के दौरान में। तो आप देखते हैं कि थाने में तो केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुए हैं, एफआईआर ही दर्ज नहीं हुए हैं, तो कैसे काम चलेगा, फिर कैसे करके जांच हो पाएगी। तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हो जाती। दूसरी नंबर की बात यह है सरकार ने यहाँ पर नेट बंद कर दी। अब आज के टाइम में जो महिलाओं का परेड कराया गया, उनको नग्न करके जो परेड कराई गई थी, वो वाला वीडियो जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था, वो तो काफ़ी कह रहे हैं कि पुराना वीडियो है। जब सरकार ने ऑलरेडी से यहाँ पर नेट बंद कर दी है तो ऐसी न जाने कितनी घटनाएं घटित हुई होंगी जो कि हमारे सामने नहीं आई हैं। जब नेट चालू हुआ है तब जा कर के हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं। ऐसी तो बहुत सारी महिलाओं हैं जिनका रेप हुआ होगा, सेक्सुअल असाल्ट हुआ होगा, तो वो सब केसेस कहाँ गए फिर। तो इंटरनेट जो बंद किया गया उसका कहना चाहिए खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा, कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं क्या क्या काम किए जाएंगे। ठीक है, तो एक बेंच है जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस बार की जो सुनवाई है वो डीवाई चंद्रचूड़ खुद कर रहे थे। टूक द फॉलोइंग डिसीजन टू हेल्प आउट द अफेक्टेड पीपल इन मणिपुर। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का ये है कि भाई जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको हम कैसे करके थोड़ी सी सांत्वना दें, उनके लिए थोड़ा सा हम काम कर सकें। इसके अंतर्गत सरकार का कहना है कि हम 3 फॉर्मर वुमेन हाई कोर्ट जज को अपॉइंट कर रहे हैं टू प्रोवाइड ए हीलिंग टच, कि आप जाइए, मुआयजा करिए, ठीक, उन लोगों से मिलिए। तो इसके लिए 3 जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं उनका सहारा लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। टू ऑर्डर डीजीपीज ऑफ 6 स्टेट टू नेम 6 डीआईजी रैंक ऑफिसर्स टू टेक चार्ज ऑफ 6 एसआईटीज ईच। इसके अलावा क्या है, 6 स्टेट के जो डीजीपीज हैं उनको भी ऑर्डर दिया गया है कि आप जो है नाम बताइए 6 डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स को, जिनको हम चार्ज का काम दे सकें एसआईटीज़ का। इसके साथ साथ में इन्फोर्स किया जाएगा मल्टीपल लेयर ऑफ मॉनिटरिंग को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का जो कामकाज चलेगा उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। इसके साथ साथ में हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो 5 ऑफिसर्स हैं जिनकी रैंकिंग डीएसपी हो या फिर एसपी हो फ्रॉम अदर स्टेट पार्ट ऑफ द सीबीआई। ऐसा ना हो कि सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है और मणिपुर में भी बीजेपी है। इसलिए उन्होंने क्या काम किया है, जो डीएसपी है या फिर एसपी है
तो 5 ऑफिसर्स को कहाँ सीबीआई की टीम में बैठाने वाला है सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ साथ में यहाँ पर हम देखेंगे टू मेक द ऑफिसर्स कैरी ऑन द इन्वेस्टिगेशन अंडर सुपरविजन ऑफ ए सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर। तो जो इन्वेस्टिगेशन का काम होगा वो सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर के सुपरविजन में होगा, उनकी देखरेख में रहेगा, उनकी अध्यक्षता में ये काम होने वाला है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो दिल्ली में सिविल सर्विसेज के कंट्रोल को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखा जाए हाल फिलहाल में ये विवाद उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया था जिसके अंतर्गत कहा गया था कि दिल्ली के जो आईएएस अफसर हैं उनका यदि ट्रांसफ़र करना है, उनकी पोस्टिंग करना है, उनका किसी प्रकार से यदि कोई काम किया जाएगा तो वो वहाँ की चुनी हुई सरकार के अंडर में आएगा ये सारे काम। लेकिन ये चीज़ पसंद नहीं आती है केंद्र सरकार को। तुरंत उन्होंने एक ऑर्डिनेंस, जिसको हम हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं, अध्यादेश पारित करवाया। अब उस समय चूंकि पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा था और ऐसे टाइम में यदि कोई कानून बनाने की ज़रूरत हो तो उस समय में तुरंत ही क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं और फिर बाद में इसको संसद में पास कराया जाता है, उस पर वोटिंग होती है, चर्चा होती है। तो अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे संसद में फिर से ये बिल पारित कर दिया गया है, ये विधेयक पारित कर दिया गया है कि दिल्ली की जो सिविल सेवा है, दिल्ली की जो सिविल सर्विस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी इनडायरेक्ट तौर पर। मतलब डायरेक्टली तो एलजी उनको कंट्रोल करेंगे, लेकिन देखा जाए जो एलजी होता है, उपराज्यपाल होता है दिल्ली में, वो केंद्र सरकार का ही आदमी होता है। इसलिए हम अप्रत्यक्ष रूप से ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार सिविल सर्विस को, सिविल सेवा को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है इस बिल के माध्यम से। इसकी जो मेन की प्रोविज़न है इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वहीं देखा जाए मेन फैक्ट की बात करें तो ये जो दिल्ली सर्विस बिल है ये क्या क्या करने वाला है। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 यदि पास हो जाता है तो ये ऑर्डिनेंस की जगह ले लेगा, जिसके अंतर्गत जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी नेशनल कैपिटल के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को। और ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत क्या आ जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत यहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं, कलेक्टर लोग हैं, उप कलेक्टर लोग हैं, ये सारे लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। द ऑर्डिनेंस वाज इश्यूड ऑन 19 मई को ये अध्यादेश जारी किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 11 मई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में ये आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो दिल्ली कैपिटल का जो ब्यूरोक्रेसी है वो केजरीवाल के हाथ में रहेगी, वहाँ की चुनी हुई सरकार के हाथ में रहेगी। द अपोजिशन ऑफ द सर्विसेज ऑर्डिनेंस हैज़ बीन वन ऑफ द रिलाइंग पॉइंट फॉर इंडिया ग्रुपिंग। कुल मिलाकर के विपक्षी जो पार्टी है इसके विरोध में है। वहीं जो आम आदमी की पार्टी है उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को इलीगल कहा है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। यहीं यदि हम बात करें कौन कौन से चेंजेस हमको देखने को मिल जाएंगे इस बिल के माध्यम से, तो इसमें हम देखते हैं tweaks how tribunals heads are picked and has no specific mention of Article 239A7 which concern a provision on Delhi's administration। यहाँ पर उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, हम इसके बैकग्राउंड देखते हैं, मतलब थोड़े थोड़े से यहाँ पर की पॉइंट हम देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है एक अथॉरिटी बनाने की बात करी जाती जिसका नाम रखा जाएगा नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज के इलेक्शन को लेकर के भी यही अथॉरिटी, इसी प्रकार की अथॉरिटी लेकर के आई थी, और आज में एक और अथॉरिटी लेकर के आ गई है दिल्ली की सरकार, जिसके अंतर्गत किसी भी आईएएस अफसर का तबादला वो अपने हिसाब से करा सकती है। अच्छा काम करेगा तो रखो, नहीं करेगा तो इसका ट्रांसफ़र कर दो एकदम दूर दराज वाले एरिया में। इस कानून के माध्यम से सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का निर्माण करेगी। यही अथॉरिटी रिकमेंडेशन देगी एलजी को
एलजी को सलाह देगी कि भैया आप इसको बनाइए या इसको बनाइए, इसको यहाँ से हटाइए। ऑन सर्टेन सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स, इसमें इंक्लूडिंग है किसी का ट्रांसफ़र करना है, किसी की विजिलेंस का काम करना है, किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो ये सारा का सारा काम किसके अंडर में चला गया? एलजी के पास में चला गया। वहीं यदि हम बात करें एलजी को कौन कौन सी पावर दी गई हैं, तो इस बिल के माध्यम से एलजी का जो रोल है काफ़ी डिस्क्रिशनरी हो गया है। डिस्क्रिशनरी मतलब पावर जो है विवेकाधीन चली गई है एलजी के। उनको अलाउ किया गया है टू ओवरराइड द रिकमेंडेशन ऑफ अथॉरिटी एंड एक्ट ऑन हिज सोल डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि इस अथॉरिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है उसमें आप ध्यान मत दीजिए, आप अपने हिसाब से काम करिए। कुल मिला करके यही बात यहाँ पर सामने आ जाती है। इसके बाद वाली जो हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ की सरकार से हम देखने वाले हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, इनकी तरफ से कुछ अनाउंसमेंट किया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर जो ट्राइबल का कोटा है एजुकेशन में, उसको बढ़ाने की बात करी जा रही है। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने रास्ता खोल दिया है, 32% का कोटा रहेगा एजुकेशन में। इसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं? इसका मतलब कई अर्थों में हम लगा सकते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई भर्ती निकल रही है, कहीं पर आपको कोई पढ़ाई करना है, तो पार्टिकुलरली एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो एसटी वाले लोग हैं उनको सरकार संरक्षण प्रोवाइड कर रही है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। यहाँ पर इट रिलायस ऑन सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर ऑफ मई। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कुछ जजमेंट दिए हैं कि आपका जो रिजर्वेशन वाला कोटा है ना, वो एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है, उससे ज़्यादा आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप उस सीमा को नहीं लांघ पाएंगे। 50% रिजर्वेशन में आपके एसटी वाले लोग भी आ जाएंगे, एससी वाले लोग भी आ जाएंगे, ओबीसी वालों को भी सरकार रिजर्वेशन देती है। तो सबको मिलाकर के यदि आप 50% को क्रॉस कर जा रहे हैं तो कहना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा को आपने क्रॉस कर दिया है। तो इस प्रकार से जो कदम उठाया गया है, इसके अंतर्गत कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो एसटी लोगों के कंसर्न्स को समझती है। छत्तीसगढ़ अहेड ऑफ इलेक्शन द स्टेट कैबिनेट ने मंडे के दिन डिसाइड किया है कि जो एडमिशन प्रोसेस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वुड बी कंप्लीटेड अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ 58% रिजर्वेशन। सरकार कितना रिजर्वेशन दे रही है? 58% रिजर्वेशन चल रहा है। इसमें कितना कितना है? 12% एससी का है, 32% एसटी का है और 14% ओबीसी को सरकार दे रही है, जिसको हम 12, 32, 14 बोलते हैं। इंस्टीड ऑफ द प्री मार्च 2012 16, 20, 14, पहले कितना हुआ करता था? 16, 20, 14 हुआ करता था। सरकार ने इसको थोड़ा सा चेंज करी है और जो एसटी वाले लोग हैं उनको रिजर्वेशन में थोड़ी सी और ज़्यादा राहत दी है। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है कैबिनेट के द्वारा, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू माना जाता है रिजर्वेशन को लेकर के। दैट हैज़ विटनेस सेवरल पॉलिटिको लीगल ट्विस्ट एंड टर्न इन द पास्ट 1 decade, rely on the Supreme Court interim order dated 1 May and a formal legal opinion declared by the Advocate General। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये निर्भर करता है कि ये जो कदम उठाया गया वो कितना सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने यहाँ जो रिजर्वेशन दिया था ना उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है अपने केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे एंड अपेक्स कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था 58% कोटा को कि आप कंटिन्यू रख सकते हैं जॉब एंड प्रमोशन में छत्तीसगढ़ में।
subject to the final outcome of NSLP filed by the government challenging सितंबर 2022 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसीजन। तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने क्या है, यहाँ जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको बोल दिया था कि आप अपनी सीमा को लांघ रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए था। फिर भी यदि देखा जाए ना, तो जो स्टेटस ऑफ एडमिशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अभी भी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि रिजर्वेशन का क्या एकदम परफेक्ट क्राइटेरिया हो सकता है या फिर कौन लंबे समय तक यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। अब हमने अभी ये बात कही है कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर कितना रिजर्वेशन दें, कितना रिजर्वेशन नहीं दें। तो जो एडमिशन की प्रोसेस है वो चालू हो गई है। एटलीस्ट वन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें, रायपुर का हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, एडमिटेड द स्टूडेंट इन अर्ली जुलाई अंडर द 16-20-14 रोस्टर। अब इनने तो जो है 16-20-14 के रोस्टर के हिसाब से ले लिया है, एडमिशन भी चालू हो गया है। सरकार कह रही है कि नहीं, हम 32% आपको रिजर्वेशन देंगे, और यहाँ आपको कितना मिल रहा है, 16-20-14 वाला सिस्टम मिल रहा है। 16-20-14 के एक बार आप फिर से देख लेते हैं। यदि 16-20-14 हम कह रहे हैं तो 12% किसके लिए रहता है, एससी के लिए, 32% एसटी का और 14% ओबीसी का है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 16% का वो एससी का है, 20% एसटी का और 14% ओबीसी का रहेगा। तो अभी भी आप 16-20-14 वाले रोस्टर में ले रहे हो। इसके अंतर्गत आपने अलाउ किया है केवल 17 एसटी के स्टूडेंट को टू बी एडमिटेड इन प्लेस ऑफ 27। लेना था 27, लेकिन आप ले रहे हैं 17 लोगों को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीतों की जो मौतें हो रही हैं कंटिन्यू, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, उनको हम कैसे करके बचा सकते हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आया है और मंडे के दिन केंद्र सरकार को कहा है टू एड्रेस द पब्लिक कंसर्न। ये हम लोगों का अकेला कंसर्न नहीं है, पूरे भारत के लोगों का कंसर्न है, लोगों की चिंता है कि जो डेथ हुई है 6 of 20 एडल्ट चीतास, 20 में से 6 चीतों की डेथ हो गई है। इनको हम ट्रांसलोकेट करके लाए थे साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से, और इनको हमने रखे थे कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अपीयरिंग बिफोर ए 3-judge बेंच हेडेड बाय जस्टिस BR गवई, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी said द डेथ्स थॉट अनफॉर्चुनेट वर एक्सपेक्टेड। ये जो डेथ है हुई है वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये हमने कभी आशा नहीं करे थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया है। भट्टी का कहना है कि देखिए 11 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि मॉनिटरिंग किया जा सके हेल्थ ऑफ सर्वाइविंग चीतास। अभी जो लोग जिंदा हैं उसके हेल्थ की हम कंटिन्यू चेकअप कर रहे हैं, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आ गया है। वहीं यदि हम बात करें, लॉ ऑफिसर ने ये एश्योर किया है कि कोर्ट दैट द गवर्नमेंट वुड टेक इनपुट फ्रॉम इंटरनेशनल चीता कंजर्वेशनिस्ट। इसके अलावा केंद्र सरकार का जो वकील था उसने ये भी कहा है कि भाई हमारी जो सरकार है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो चीता के संरक्षक हैं उनसे बातचीत कर रही है, उनसे बहुत सारी सलाह मशवरा ले रही है, कैसे करके हम इनको बचा सकते हैं, इसके बारे में हम इंटरनेशनल तरीके से भी थोड़ा सा निपट रहे हैं। आगे भट्टी का कहना है ये जो विंटर कोट्स हैं इन्हीं के चलते चलते क्या है ना, चीता को इन्फेक्शन हुआ है।